साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पे, जो आपके लेखपाल का सिलेबस का एक पार्ट है। और इसका एक पार्ट में सबसे अच्छी टॉपिक आज स्टार्ट होगी कृषि एवं पशुपालन, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो अपने टाइम को बिना व्यस्त किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है आपका कि कृषि क्या है, कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला पॉइंट कि कृषि वर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम फसली वर्ष के नाम से जानते हैं। कृषि वर्ष की नियत तारीख क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक हमारी कृषि की नियत तारीख होती है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। वर्ष 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा, बिहार में हुई थी। कह रहा है कि सभी समस्याओं की जननी किसे कहा जाता है? तो सभी समस्याओं की जननी आपकी कृषि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर को हासिल करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 4%। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में आलू, टमाटर, पपीता, अमरूद, मूंगफली, रबड़ तथा तंबाकू आदि फसलों का विकास किया गया। तो ये सभी के सभी पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। कौन कौन सा है? तो आलू, टमाटर, पपीता, अमरूद, मूंगफली, रबड़, तंबाकू, इन सभी फसलों का विकास पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अन्न उगाया गया था नवपाषाण युग में। बिहार में कृषि विभाग स्थापित हुई थी 1885 में। पूरे भारत में 6 कृषि महाविद्यालय हैं। वर्ष 1905 से लेकर के 1907 के बीच जो खोले गए, उनके नाम कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। पहला है साबौर, बिहार में है। कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। मतलब कहाँ कहाँ खोला गया इसी बात कर रहा है। साबौर में खोला गया जो बिहार में है, कानपुर में खोला गया जो उत्तर प्रदेश में है, पूना में खोला गया मतलब महाराष्ट्र में, कोयम्बटूर का मतलब हो गया आपका तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र तथा लायलपुर जो पंजाब में है, अब वो पाकिस्तान में अवस्थित हो गया। ये सभी प्रकार की 6 प्रकार के कृषि महाविद्यालय खोले गए थे 1905 से लेकर के 1907 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव का मुख्य कारण क्या है? ये कारण है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का अपर्याप्त विकास। भारत में कृषि उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? तो आधुनिक कृषि तकनीकी का कम प्रयोग करना और निरक्षरता ही इसकी सबसे बड़ी कमी है। भारत में भूमि की निम्न उत्पादकता का एक मुख्य कारण क्या है? तो जोत का छोट आकार होना भूमि की उत्पादकता का प्रमुख कारण है। निम्न उत्पादकता का भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का एक कारण है कृषि में निवेश की भूमि। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति आपकी शुरू हुई थी वर्ष 1966-67 में आपकी हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर देखा गया? तो गेहूं और धान, इन 2 फसलों पर सबसे ज़्यादा देखा गया। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की विशेषताएं क्या थीं? तो ये विशेषताएं थीं कि उच्च तकनीकी, अधिक पूंजी निवेश और अधिक कृषि उत्पादकता हरित क्रांति की विशेषताएं थीं। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि कृषि में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा कृषकों को खेती पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी क्या हुआ था? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषकों को खेत पर ही प्रशिक्षण दिया जाता था। देश भर में ग्रामीण ज्ञान केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। वो दिया गया था आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर की उपलब्धि हासिल करने की कुंजी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करने में निहित है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर की उपलब्धि हासिल करने में कुंजी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करने में निहित है।
पूरा मॉडल किस चीज़ से संबंधित है? तो पूरा जो मॉडल है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना ही पूरा मॉडल का संबंध है। पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पूरा मॉडल आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। अस्थायी कृषि विकास से क्या तात्पर्य है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों को न्यूनतम प्रयोग, जैव उर्वरक, शस्य चक्र तथा जैविक पौध संरक्षण की विधियां का उपयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थायी कृषि विकास को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक कृषि कहा जाता है, पारिस्थितिकी कृषि कहा जाता है, रक्षणी कृषि और जीवांश कृषि अस्थायी कृषि का विकास को अन्य नाम है ये। कृषि निर्यात क्षेत्रों एग्रो इजोन्स की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। बासमती चावल के निर्यात के लिए देश में पहला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था पंजाब में। बासमती चावल के निर्यात के लिए अपनी तरह का दूसरा निर्यात क्षेत्र स्थापित करने वाला राज्य आपका उत्तराखंड में है। यही उत्तराखंड बना है। अपनी तरह का पहला बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है तो वो मध्य प्रदेश है। भारत में कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के प्रकार हैं तो अल्पकालिक हैं, मध्यकालिक ऋण है और दीर्घकालिक। तीन प्रकार का वित्तीय ऋण है जो कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। अल्पकालिक ऋण कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि अल्पकालिक जो ऋण होता है वो 15 माह से कम समय के लिए किया जाता है। देखिएगा, अल्पकालिक ऋण 15 माह से कम समय के लिए, मध्यकालिक ऋण 15 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए किया जाता है और दीर्घकालिक जो होता है वो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाता है। भारत में गैर संस्थागत ऋणों के स्रोत हैं आपके साहूकार हैं, व्यापारी हैं तथा भूस्वामी हैं। भारत में ऋण के संस्थागत स्रोतों में आते हैं वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी समितियां। भारत में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 2003 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि कॉफी, रबड़, तंबाकू, चाय के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। किसका? तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कृषि जीन बैंक की स्थापना हो। कृषि जीन बैंक स्थापित हुआ था तो वर्ष 1988 में। किसके द्वारा कृषि जीन बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जीन बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। वर्ष 1950-1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान 55.40% रहा। भारत में कृषि संबंधी शोध पर GDP का 5% तक खर्च करने का सुझाव किसने दिया था? वो राष्ट्रीय किसान आयोग ने दिया था कि GDP का कम से कम 5% तो कृषि संबंधी शोध पर ही खर्च होने चाहिए। भारतीय कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक बढ़ जाती है? तो वो है मौसमी तथा छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारतीय कृषि को क्या कहा गया है? तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मतलब भारतीय कृषि सबसे डिपेंड किस पे करती हैं? तो मानसून पे करती हैं, इसलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है वो गन्ना है। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता गन्ने को, मतलब सिंचित मतलब पानी सहन करने की क्षमता इसके पास है। किसने कहा कि भारत गांव में बसता है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के किसान सबसे अधिक कर्जदार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक कर्जदार किसान जो हैं वो आंध्र प्रदेश में हैं, 92.9%। 92.9% आपके जो किसान हैं वहाँ के वो आपके कर्जदार हैं। और सबसे कम कर्जदार जो हैं वो आपके असम में हैं। कितने हैं असम में? तो ये तो डेटा नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन सबसे कम कर्जदार किसान आपके असम में हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत किसान कर्जदार हैं? ये डेटा है 43.8% जो किसान हैं वो क्या हैं? तो कर्जदार हैं। भारत में समस्त संस्थागत कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान लगभग 72 से लेकर के 75% में, 72% से लेकर के 75% के बीच में है। आपके जो कृषि ऋण है वो वाणिज्यिक बैंकों का योगदान है इसमें। भारत में समस्त संस्थागत कृषि ऋण में ग्रामीण बैंकों का योगदान है 11 से 13% के बीच में। भारत के समस्त संस्थागत कृषि ऋण में सहकारी बैंकों का योगदान कितना है? तो सहकारी बैंकों का है 16 से 19%।
कृषि मतलब सस्य जलवायु क्षेत्रों में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना। भारत में योजना आयोग द्वारा कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र तैयार किए गए 15। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो 329 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कुल 9। देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है? तो 70%, लगभग 70.8 या 9 है। तो इसको हम 70% मान लेते हैं कि 70%, उसकी 71% भी मान के चलते हैं। भारत में कुल इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो 20 है। उत्तर प्रदेश का रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत क्षेत्र किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सभी के सभी तराई क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मेरठ मंडल आता है पश्चिमी मैदान की तरफ। उत्तर प्रदेश का आगरा मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण पश्चिम की मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद एवं बरेली का क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का कानपुर एवं लखनऊ मंडल किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर और लखनऊ मंडल है वो किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बताएंगे आपके कि मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का झांसी चित्रकूट मंडल किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबको पता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर मंडल किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ही गोरखपुर आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे कि आपका इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1910 में हुआ है। 1910 में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI की स्थापना हुई थी पोर्ट ब्लेयर में, और वो 1978 में हुई थी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में कब हुई थी? तो 1979 में, 1979 में। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम ICAR कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? केरल के कासरगोड में। सेंट्रल तंबाकू रिसर्च कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पे? तो लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है लखनऊ में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। धान अनुसंधान हेतु इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिलीपींस के लास बरनास में आपके राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अवस्थित है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? इबादान नाइजीरिया में। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? तो कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये हापुड़ में है उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल रिसर्च की स्थापना मेरठ में उत्तर प्रदेश में 1986 में हुआ था। रैतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। किसने? थॉमस मुनरो ने। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो कृषक होता था। बंबई में रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो सन 1835 में। बंबई में भूमि सर्वेक्षण के आधार पर किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? लेफ्टिनेंट विनगेट ने
भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, वैसे रैयत व्यवस्था को उसने लागू किया था तो थॉमस मुंडो ने। और ये कब हुई थी तो 1835 1835 में बम्बई में लागू हुई। बम्बई में करे कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1979 में। ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोटेट करिए कि ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो 52% में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार से सीधा संबंध किसका होता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, भूस्वामी को होता है। यही बार बार पूछता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो क्या है, तो इसका संबंध जो है वो भूस्वामी का सीधा मतलब संबंध जो है वो सरकार से होता था, मतलब बीच में कोई भी इसमें बिचौलिए नहीं होते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी तो मैंने पढ़ लिया। महालवाड़ी व्यवस्था का भूमि का स्वामित्व होता था संयुक्त रूप से पूरा गांव, उसमें जो आपका सीधा संबंध होता था मालिक से रैयतवाड़ी में, लेकिन महालवाड़ी में जो होता था वो पूरे गांव का होता था स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व पूरा संयुक्त रूप से पूरे गांव का होता था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भाग आते हैं? तो 29%। और रैयतवाड़ी में कितने आते थे? तो 52%। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व वसूली किसके द्वारा की जाती थी? तो ये जमींदारों के द्वारा की जाती थी। स्वतंत्रता के पश्चात किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति गठित की गई? ये गठित की गई थी JC कुमारप्पा के द्वारा। इनकी अध्यक्षता में आपका कृषि सुधार समिति गठित हुई थी। भूमि सुधार का उद्देश्य था कृषकों को भूस्वामित्व देना, खेतों के आकार में सुधार लाना, लगान का नियमन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई कि लगान सकल उपज का 1/4 या 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये प्राविधान दिया गया कि आपकी जो लगान है वो सकल उपज का 1/4 या 1/5 के अधिक नहीं होना चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई कि काइट अधीन भूमि को अस्थायी रूप से काइट अधीन भूमि घोषित कर दिया जाए? तो यह है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया कि अगर काश्तकार अपनी इच्छा से भूमि छोड़ता है तो उस भूमि पर भूस्वामी का हक न होकर सरकार का हक माना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहा गया कि मान लीजिए कोई काश्तकार अपनी इच्छा से भूमि को छोड़ दिया तो उस पर भूस्वामी का हक न होकर उस सरकार का हक मान लिया जाएगा, वो जमीन सरकारी गिरफ्त में आ जाएगी। सरकारी खेती से तात्पर्य क्या है? इसका सरकारी खेती से तात्पर्य है संयुक्त रूप से की जाने वाली खेती। सरकारी आपकी जो कृषि है, कृषि प्रणाली में किसान खेती बाड़ी के लिए अपनी भूमि का संयुक्त करते थे, लेकिन अपनी अपनी जमीनों के मालिक वे स्वयं होते थे। छोटी छोटी तब बिखरी हुई जोत जैसी समस्याओं का स्थायी हल संभव है तो सहकारी खेती से ही संभव है। सरकारी संगठन होता है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से मिलकर आर्थिक हित की पूर्ति करने के लिए बनाया गया संगठन सहकारी संगठन होता है। सहकारी संगठन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो समानता और लोकतांत्रिक विषयों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रिटिश भारत में सरकारी शाखा अधिनियम बनाया गया था वर्ष 1904 में। सहकारी शाखा अधिनियम पास करने की सिफारिश किसने की थी? तो एडवर्ड लॉ ने वर्ष 1901 में। किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में आपका जो कह रहा है कि सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटा करके प्रांतीय सूची में डाला गया 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश सर्वप्रथम की गई थी 1989 में की गई थी
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो खुसरो की समिति के द्वारा किया गया था सहकारी बैंक की स्थापना के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा ये मेरे ख्याल से रिपीटेड है ना? फिर नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम। हाँ, भारत में सहकारी साख संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो 3 हैं। सहकारी साख संस्थाओं ने राज्य स्तर पर होता है राज्य सहकारी बैंक। सहकारी साख संस्थाओं में मध्यवर्ती जिला स्तर पर होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी साख संस्थाओं के रूप में सबसे निचली स्तर पर कार्य करती है प्राथमिक कृषि और गैर कृषि संस्थाएं। इफ़को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। इफ़को का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इफ़को है एक उर्वरक उत्पादक संस्था। राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन विभिन्न राज्यों के खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करती है। अब नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम नेफेड बोलते हैं। नेफेड मतलब राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ताओं वस्तुओं को आधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में पहुंचाने का काम करती है, यही नेफेड काम करती है। मतलब उपभोक्ता वस्तुओं को आधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में इसका काम करती है नेफेड। नेफेड की स्थापना कब होती है? तो नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। नेफेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। किस वर्ष रिजर्व बैंक के बहुउद्देशीय सरकारी समितियों की स्थापना से संबंधित सुझाव कृषि साख विभाग द्वारा दिया गया था? वर्ष 1937 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहकारिता से संबंधित एक विशेष प्रस्ताव में सेवा समितियों की स्थापना की वांछनीयता को स्वीकार कर लिया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1959 में। प्रजनक बीज में सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती है, इसे तैयार किया जाता है पादप से। आधार बीज में विशेष मानकों के आधार पर आनुवांशिक गुण एवं शुद्धता पाई जाती है, इससे तैयार किया जाता है प्रजनक बीज से। आधार बीज का उत्पादन का दायित्व है कि राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम एवं भारतीय राज्य फार्म निगम। उच्चतर गुणवत्ता युक्त तथा व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम किए जाने वाले बीज कहलाते हैं प्रमाणित बीज कहलाते हैं। राष्ट्रीय बीज की स्थापना, बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। राज्य फर्म निगमों की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी 1969। राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य फार्म निगमों की स्थापना के उद्देश्य हैं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन तथा किसानों की इन बीजों की आपूर्ति कराना। बीज बैंक स्थापित किया गया था। तो बीज बैंक कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1919 से 1999 और 2000 के बीच में। बीज बैंक स्थापित क्यों किए गए? तो बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अधोसंरचना विकसित करने हेतु बीजों की आपूर्ति की गई। भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिक बीज फसल निगम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भी 1999 और 2000 के बीच में। प्रौद्योगिक फसल बीमा योजना क्यों शुरू की गई? तो बीज उत्पादकों के विश्वास में बढ़ाने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। अमोनियम सल्फेट का नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जिसमें अमोनिया की मात्रा पाई जाती है कितना? तो 25%। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनियम सल्फेट का उर्वरक। एक सेकेंड। अमोनियम सल्फेट का उर्वरक भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है सिंदरी झारखंड से। कैल्शियम साइनामाइड एवं नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसे कहा जाता है नाइट्रोलिम। किस उर्वरक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है किनको? तो ये है कैल्शियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट पॉइंट है
कि प्लांटर एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है किसके द्वारा भूमि को खोदकर बीज डाला जाता है। कौन सा ये है? प्लांटर। फसलों की कटाई हेतु किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था तो कृषि विकास पर। गहन विकास कार्यक्रम IADP शुरू किया गया वर्ष 1960-61 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो वर्ष 1957 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1858 में हुई थी। कब हुई थी? 1858 में। कह रहा कि पंचायती राज के क्षेत्र में देश के शीर्ष प्रशिक्षण अनुसंधान तथा परामर्शकारी निकाय है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। नागौर राजस्थान में पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज शुरू हुई थी नागौर जिले में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन 1959 को शुरू हुआ था। किस समिति ने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सिफारिश किया था? तो इन्होंने अशोक मेहता समिति। कौन है भैया? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय और पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। जेके वी राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985 में। और इस समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? कि इस समिति का गठन का उद्देश्य था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके वी राव की ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करना। और उसके बाद एक LM सिंघवी समिति कब हुई थी? तो 1986 में। और LM सिंघवी समिति गठन का उद्देश्य यही था कि जो पंचायती राज की जो कार्यों की समीक्षा करना, जो भी पंचायती राज बने हैं उनके संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करना ही इसका उद्देश्य था। किस समिति का उद्देश्य था? तो LM सिंघवी समिति का। वर्ष 1987 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में विलय सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, PK थुंगन की अध्यक्षता में 1988 में संसद द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जो जिला नियोजन से संबंधित है। और PK थुंगन समिति के द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संबंध में। और अभी मैंने LM सिंघवी पढ़ा था। LM सिंघवी का मतलब क्या था? उनके गठन का मतलब ये उद्देश्य था कि जो भी पंचायती राज के जो भी उनसे संबंधित जो भी काम किए जाएंगे उनकी समीक्षा करना। और PK थुंगन समिति का सिफारिश इसलिए किया गया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, इससे संबंधित उनकी जो भी सिफारिश थी। 64वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था पंचायतों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था वो पंचायतों से संबंधित है। 64वां संविधान विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? 1999 में। 73वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है तो ये भी पंचायतों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया तो 1992 में दिसंबर में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा।
पंचायतों के संविधान के किस भाग में शामिल संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? भाग 9 में। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान के भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान के भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संबंधी उपबंध किए गए? तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो कुल 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल हैं। और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी से संबंधित जो भी एग्जाम है, जहाँ जो भी एग्जाम आते हैं तो लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड योजना है ना, वो कब प्रारंभ हुई थी? तो वो अगस्त के 1998। और बेसिकली ये पेपर हमारा ग्रामीण परिवेश हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो इम्पोर्टेंट है ये। तो अगस्त 1998 में केसीसी, जिसको हम क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर आरंभ की गई थी? ये है आरवी गुप्ता समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किसान केसीसी जो योजना कार्ड योजना शुरू हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? वो है आरवी गुप्ता समिति। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्या है? तो ये है कि टर्म लोन तथा कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए ही तो केसीसी जारी हुआ था। केसीसी तो लगभग किसानों के लिए ही होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता की स्थिति में कवर दिया जाता है। तो जब उसको व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु तो हो जाएगी तो उसको 50,000, और जब अस्थायी विकलांगता हो जाएगी तो उसको 25,000 रुपये बीमा कवर के रूप में दिया जाता है। किसानों को कृषि संबंध गतिविधियों के ऋण प्रदान के लिए किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। सीमांत जोत के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल कितना है? तो 1 हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सीमांत जोत की बात करेंगे तो उसमें आपका कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? लगभग भूमि कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर। और जब लघु की बात करेंगे उसमें 1 से 2 हेक्टेयर आएगा। और जब हम मध्यम की बात करेंगे तो 4 से 10 हेक्टेयर। और सबसे ज़्यादा होता है बृहत, इसका मतलब होता है 10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक वाले जोत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1920 को हुई थी। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन विभाग तथा मंडी परिषद की स्थापना, मंडी परिषद को स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया? तो 1976 में। गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि किस प्रकार की फसल है? सभी के सभी रबी फसल हैं। और अक्टूबर से दिसंबर तक के माह में बोया जाता है, तो ये रबी फसल। और कब काटा जाता है? तो फरवरी से अप्रैल के माह में काट लिया जाता है। चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई, कपास ये सभी के सभी खरीफ फसल है। किस फसल में मई से जुलाई तक मध्य बोया जाता है तो और दिसंबर के बीच काट लिया जाता है? तो मई से जुलाई के बीच में खरीफ बोई जाती है और लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है। और जायद क्या होता है? तो जायद ये होता है जो खरबूज, तरबूज, आपके खरबूज, लौकी, परवल, मूंग, लोबिया, ककड़ी आदि सभी प्रकार की जायद फसलें हैं। किस फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है? तो वही जायद फसल को बोया जाता है। नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीमांत जोत के औसत आकार कितने हैं? तो 0.39 हेक्टेयर। और हम लघु की बात करेंगे तो 1.40 हेक्टेयर। और मध्यम की बात करेंगे तो 5.52 हेक्टेयर। और अभी बात करें बृहद की, जो हम 10 से ज़्यादा बात कर रहे थे, वो अब है 15.01 हेक्टेयर। फसल चक्र क्या इंपॉर्टेंट? फसल चक्र से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? फसल चक्र का मतलब क्या है? तो कृषि निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो सके। फिर पढ़ते हैं, कृषि निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि, नियत अवधि
में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि जो उर्वरा शक्ति को कम से कम ह्रास हो सके। उत्तर प्रदेश में आय के लिए कृषि निर्यात जोन स्थापित किया गया था तो लखनऊ तथा सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में आलू के लिए कृषि निर्यात जोन कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 2014 में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? लगभग 24% भाग पर आपकी गेहूं की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस जनपद में होती है? गोरखपुर में होती है। करनौल बंटू बीमारी किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। अराज 3077 किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की है। उत्तर प्रदेश के कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है? तो लगभग 18%। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादक प्रमुख जिले हैं पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया आदि, ये सभी के सभी चावल उत्पादक जिले हैं। पूसा RH ये भी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। पूसा RH10 है, पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख जिले हैं वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया आदि। नेक्स्ट पॉइंट, जौ उत्पादन के मामले में भारत में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश ही आता है। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़ आदि। चना उत्पादन की बात करेंगे तो ये आपका बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी और सोनभद्र आएगा। फिर देखिए चना के उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं? तो बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी और सोनभद्र, ये सभी के सभी चना उत्पादन वाले राज्य हैं, उत्पादन वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तंबाकू उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मैनपुरी, ये सभी के सभी तंबाकू उत्पादन करने में आते हैं। मक्का उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और बहराइच आदि है। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस प्रकार के कपास की खेती अधिक होती है? तो छोटे रेशे वाली होती है। उत्तर प्रदेश में अरहर के प्रमुख उत्पादक जिले हैं वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर आदि। अरहर किस प्रकार की फसल है? तो वो खरीफ फसल है। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक अफीम उत्पादित की जाती है? तो बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है? सरयू तथा घाघरा नदियों के दोआब तथा तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश राज्य में जूट उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा आदि हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मूंगफली की खेती की जाती है? सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं में। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने भाग पर गन्ने की खेती की जाती है? तो लगभग 13% क्षेत्र पर। उत्तर प्रदेश में अलसी का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज आदि। उत्तर प्रदेश के केला उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज है। करेला, सफेदा, हाफजी, लखनऊ आदि किस फल की प्रजाति है? तो अमरूद की है। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश में अमरूद पैदा करने वाले प्रमुख जिले हैं प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद। लड्डू तथा देसी, नागपुरी आदि किस फल की प्रजाति हैं? संतरा। देखिएगा नागपुरी संतरा तो आता है, लड्डू भी आता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में संतरा पैदा किया था? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लीची पैदा किए थे? तो मेरठ और सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पपीता खेती की जाती है? तो सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ, फैजाबाद आदि जिलों में। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस जिले में आंवले की खेती होती है? तो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बरेली, सहारनपुर, बाराबंकी, मेरठ आदि हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि दशहरी, लंगड़ा, रटौल, चौसा सभी के सभी आम की किस्में हैं। उत्तर प्रदेश में तरबूज की खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो तरबूज की खेती होती है भैया सरयू, गंगा और गोमती नदियों की घाटियों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के माल्टा उत्पादित की जाती है। माल्टा माल्टा उत्पादित कहाँ की जाती है? तो वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ। ब्लड रेड किस फल की किस्म है? तो ब्लड रेड माल्टा की है। उत्तर प्रदेश में सफ्तालू पैदा की जाती है। लखनऊ में आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः आलू का उत्पादन होता है? तो आइए देखते हैं। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, हाथरस में, मेरठ में, आगरा में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, बागपत आदि जिलों में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो गाजियाबाद में। आलू के निर्यात के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आगरा में। देखिएगा, कृषि निर्यात क्षेत्र आगरा में, अनुसंधान केंद्र आपका गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के आलू को किस ब्रांड के नाम से बोया जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से। लहसुन प्याज उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज आदि जिले आपके क्या क्या हैं? ये सभी प्याज लहसुन उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से हल्दी का उत्पादन किया गया है? बुंदेलखंड में। मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? कवक है। हर्बल गार्डन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना। उत्तर प्रदेश में पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है महोबा। इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में 1981 में एक पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था महोबा में। उत्तर प्रदेश में पान प्रोत्साहन योजना कब चलाई गई? 2012-13 से। मैथा तेल जो होता है वो किन जिलों में? बाराबंकी, रामपुर और बदायूं में। मैथा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी लगभग 90%, बहुत ज़्यादा, लगभग उत्तर प्रदेश की लगभग 90% है मैथायल में। उत्तर प्रदेश में प्रद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। केंद्रीय उपपुष्प बागवानी संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारत का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ खोला गया? तो केंद्रीय उपपुष्प बागवानी संस्थान लखनऊ में खोला गया। उत्तर प्रदेश में किसान कॉल सेंटर चलाया जा रहा है तो कृषकों के तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन के प्रकाशित उद्देश्य क्या है? तो कृषि के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा कृषि संबंधित समसामयिक समस्याओं का निदान। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कब से कार्य कर रहा है? तो वो आपका 10 दिसंबर 2002 से कार्य कर रहा है। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, वाराणसी में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं जिसका उद्देश्य है किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाना। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो मार्च 1978 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो वर्ष 1991-92 से। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हैं? तो लखनऊ में है। विश्व बैंक में सहयोग से सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय कब प्रारंभ हुई थी? 2010-11 से। फिर नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के सहयोग से अभी हो गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ग्रामीण बैंक कब से चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 से। उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कब शुरू की गई थी? वर्ष 2010-2011 में। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान रथ सेवा रथ का उद्देश्य क्या है? तो जिला मुख्यालय से दूर निवास करने वाले किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज तथा कृषि यंत्र आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? 2008-9 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मृदा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? 2008-9 से। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो 2001 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसान मित्र योजना 2001 से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 से। एकीकृत धान्य
विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2010-2011 में। राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के प्रमाणित बीजों को उत्पादन करना ही राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। देश के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। आम, आंवला, आलू आलू गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में भूमि के समान वितरण हेतु अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के द्वारा। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है 2008-9 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम शुरू हुआ था 1954 से। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारसी कंचन कृष्ण आदि किस फसल की प्रजाति है? तो आंवला की है। स्वर्ण अली वेदना आदि किस फसल की प्रजाति है? तो लीची की है। चिप्सोना, कुफरी, बहार आदि किस फसल की प्रजाति है? आलू की है। आलप्पी, सुगंधम आदि किस फसल की प्रजाति है? हल्दी की है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1944 में पशुपालन विभाग स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि 1944 में उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित किया गया। 2007 में पशु जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या तो 639 लाख.66 है। उत्तर प्रदेश में गोवंशीय पशुओं के वध को निषिद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग के लिए तैयार की गई है मत्स्य नीति 2006 से 12। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा 2015 में दिया गया है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक की स्थापना का किस क्षेत्र के लिए की गई है? बुंदेलखंड के लिए। उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गौसदन हैं? 8 हैं। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग कब स्थापित हुआ था? 1999 में। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? तो लगभग 1500 अंडे देती है। किस फसल की बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है? तो बर्बरी नस्ल की बकरी जो होती है उनको शहरी बकरी कहते हैं। सॉरी। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा भैंस है, ये सबसे ज़्यादा भैंस दूध देती है। सर्वप्रथम कृषि गर्भाधान केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ किया गया था? इज्जतनगर बरेली में। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विभाग तथा दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया है? तो 1970 से 71 में। ये आपका ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सॉरी। देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? 1938 में हुई थी। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में कब लागू की गई थी? वर्ष 1993-94 में। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन तथा विपणन एवं रोजगार का सृजन करना। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध निर्माण उत्पादन अधिनियम आदेश लागू करना किसका प्रमुख कार्य है? राज्य दुग्ध परिषद का। महिला डेयरी योजना कब लागू की गई? 1996-97 में। महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दुग्ध विकास विभाग के द्वारा। महिला डेयरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला दुग्ध उत्पादन सदस्यों की उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की गतिविधियों में प्रशिक्षित करना। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1962 में। नेक्स्ट पॉइंट है, गोकुल पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने तथा अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई थी। कामधेनु डेयरी योजना चलाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? उद्देश्य क्या है इनका? तो राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। प्रदेश में मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना कब से शुरू हुई है? 1950 से 1986 से। मधुमक्खी पालन किस प्रकार का है? तो सहायक कुटीर उद्योग है। भारत सरकार द्वारा गहन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में।
गहन कृषि विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। गहन कृषि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था किसानों को बीज तथा उर्वरकों के लिए ऋण प्रदान करना। गहन कृषि विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ में। कलातरान ग्राम पंचायत में स्थानिक किसानों में चुना गया वर्ग। बड़े किसान जो आमतौर पर बड़े गांव में ही होते हैं, वो पावना था, आसामी पावना, एक प्रकार का शुल्क जो जमींदार द्वारा लगान वसूली के लिए लिया जाता था। खुद का किसान होता था, स्वयं जमीन का मालिक, तथा उनके द्वारा स्वयं अपनी जमीन पर खेती की जाती थी या मजदूरों द्वारा कराई जाती थी। गांव के लिए जरूरी काम करने वालों सेवा वर्ग के लिए लोग कहलाते थे बलूतेदार। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों तक सीमित रहा? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर तक। हरित क्रांति भारत में कब आई? 1970 के दशक में। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति कब आई? तो 1964-65 में आई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की स्थापना 1955 में हुई थी। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन है? तो हमारा भारत है। उसके बाद है कि विश्व के कुल उत्पादन का कितना % दूध भारत के उत्पादित होता है? तो 18.5%। पीली क्रांति संबंधित है तो तिलहन से। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना मिशन का प्रारंभ 1986 में हुआ था। तिलहन उत्पादन में विश्व का भारत में 8वां स्थान है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से। इंपॉर्टेंट, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। केंद्रीय आलू संस्थान आपको पता है शिमला में है। गुफरी, लालिमा, कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, स्वर्ण, कुफरी, बादशाह आदि किस फसल की प्रजाति है? सभी के सभी आलू की प्रजातियां हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन भारत के विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान और भारत में यूपी का पहला स्थान है। दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन तथा झींगा मछली के उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। ये जो भी था ना, जो भी क्रांतियां हुई हैं उनसे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है कि अब नेक्स्ट पॉइंट, संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली का निर्यातक देश कौन है? तो भारत है। विश्व में मछली का सर्वाधिक उत्पादन चूंकि चीन में है, मतलब चाइना में। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और अभी देखिए, बादामी उत्पादन का संबंध मसाला उत्पादन से है। और एक और बताया था मैंने, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश हमारा भारत है। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है? तो ज्वार इंग बाजरा के साथ की जाती है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में ग्रामीण खाद्य बैंक खोला गया? तो 12 जिलों में। आइसोपाम योजना में सम्मिलित है मक्का, तिलहन, दलहन। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम लागू किया गया है तो 30% कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में। किस फसल का उपयोग शरबत, ग्लूकोज, स्टार्च बनाने में किया जाता है? तो मक्का का। उत्तर प्रदेश में बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो मई से जुलाई के बीच बोई जाती है और सितंबर से दिसंबर के मध्य काट ली जाती है। उत्तर प्रदेश में जूट की खेती की जाती है तो मुख्य रूप से तराई के क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है, क्योंकि जूट की खेती के लिए आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? कुल 15 जिलों में। किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? तो अलसी का फसल का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस संस्थान पर पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय? तो मथुरा में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर में। इंडियन वेटेनरी इंस्टीट्यूट कहाँ है? बरेली में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। अब यह है कि इंडियन वेजिटेबल, तभी मैंने जस्ट पहले वीडियो में पढ़ा, इसी वीडियो में मतलब पढ़ा था थोड़ा सा पहले कि वाराणसी में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला आपका फिरोजाबाद है।
चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है? तो शाहजहांपुर। ये सारी यूपी की बात कर रहे हैं हम। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। और मंडियों की स्थापना कृषि मंडियों की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश में जैव उर्वरक केंद्र की संख्या कितनी है? तो मेरी 17 है। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय केंद्रों की स्थापना 188 है। केंद्रों की संख्या 188 है और जैव उर्वरक केंद्र की संख्या 17 है। और जब हम बात करेंगे विक्रय विक्रय सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय केंद्रों की स्थापना विक्रय केंद्रों की संख्या 188, सॉरी बार बार निकल जा रहा है। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम की शुरुआत बस 2010, 2001, 2011 में। बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। एक A to Z आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर को फॉर्मेट से पढ़ते जाएंगे। यदि आपको मेरी स्पीड ज़्यादा बहुत तेज लगती है तो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड के थोड़ा सा आप कम करके देख सकते हैं, वरना आपकी स्पीड अच्छी लगती हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं, नो डाउट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्यों के मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने स्तरीय ढांचा बनाया गया? त्रिस्तरीय। विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी परियोजना में उत्तर प्रदेश से कितने जिले शामिल हैं? तो 12। केंद्र सरकार द्वारा चारा विकास योजना में कितने % सहयोग प्रदान किया जाता है? तो 75%। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण का स्थान कहाँ है? लखनऊ में है। डीजल के विकल्प के रूप में वही बताते हैं कि जेट्रोफा का बीज है, इनका प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा डीजल के विकल्प में है ये। अब कह रहा है कि तालाब निर्माण के लिए बैंक द्वारा प्रति हेक्टेयर कितना ऋण दिया जाता है? तो 75,000। सहयोगी कृषक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाती है? 10 जिलों में। उत्तर प्रदेश में मृदा सर्वेक्षण इकाइयों की संख्या 10 है। किसकी सहायता से उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण योजना चलाई जा रही है? विश्व बैंक के द्वारा। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस ट्रेडमार्क के तहत पदार्थों का व्यवसाय किया जाता है दूध उत्पादन में? तो पराग। क्या है ये? पराग। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन की योजना की शुरुआत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, योजना वृद्धा पेंशन 2003 से चल रही है हमारे यूपी में। अब कह रहा है कि कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत निधि से कितने % योगदान दिया जाता है? तो 75%। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी सन 2000 में। किसान मित्र योजना शुरू हुई थी सन 2001 में। सहकारी कानून कब निर्मित हुआ था? 1965 में। प्राकृतिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कृषक सदस्यों के कितने % ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है? 3% पर। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1978 है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? 20। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन की दृष्टि से देश में स्थान है प्रथम। उत्तर प्रदेश के कितने % भाग पर कृषि होती है? तो 68.8%। मूंगफली उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2013 से 2014 में। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता 5 है और राजकीय गोसदन की संख्या 8 है। उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली फसल आपकी उड़द है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब बनाया गया? 1964 में। उत्तर प्रदेश में मंडी स्थलों की कुल संख्या 214 है। मंडी स्थल कितनी संख्या है? 214। और संकर मक्का बीजों की प्रोत्साहन योजना 2013-14 में प्रारंभ हुई है। अब कह रहा है कि जो फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना मेथाइल की शुद्धता की जांच के लिए की गई, वो कहाँ है? तो कन्नौज में। कहाँ है? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमीरपुर में। कहाँ होता है? हमीरपुर में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1974-75 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1974-1975 में। यूपी डास परियोजना वित्त पोषित है विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में। उत्तर प्रदेश में किसने निर्यात क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 3 है। और आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उद्यम और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1979 में। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए जिला आपका प्रयागराज है। हल्दी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है।
पुष्प में इत्र मिलाया पुष्प से इत्र तो बका कन्नौज में बनाया जाता है। लंगड़ा आम वाराणसी में मिलता है। और पुष्प नीलामी केंद्र बनाया जा रहा है नोएडा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्प नीलामी केंद्र बनाया जा रहा है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मुजफ्फरनगर में। यूपी में तो पता है गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? तो मुजफ्फरनगर में होता है। जनेश्वरम स्क्राम योजना 2012 में। भूमि योजना किस वर्ष पुनः सक्रिय किया गया? 2012 में। उत्तर प्रदेश सरसों का सर्वाधिक उत्पादन आगरा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन सरसों का आगरा में। चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत? देखिए, गन्ना में तो पहला स्थान है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में दूसरा, पहला क्या है? तो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं? 79%। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश से के? तो गंगा घाघरा दोआब के क्षेत्र में गेहूं सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई से आच्छादित है?